शो में। पैरागॉन सिटी केस, नैब FIA को नदीम जिया की तलाश। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल, क्या पैरागॉन सिटी भी अहम स्टेक होल्डर? आहत चीमा की कई हाउसिंग सोसाइटीज में मुबैना हिस्सेदारी, फहरिस्त कितनी तवील? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है आज आपके साथ जो सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो अब तक आशियाना इकबाल के हवाले से, पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ स्कैंडल्स के हवाले से आपके सामने डिटेल्स और फैक्ट्स रखे हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से रखे हैं, लेकिन आज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA की तरफ से भी कुछ अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखेंगे, जिसका ताल्लुक यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं जाकर जुड़ता पैरागॉन सिटी से है। जिक्र पैरागॉन सिटी का क्यों है ये बताना जरूरी है। आहत चीमा की गिरफ्तारी के बाद नाम सामने आया 2 कंपनीज का, और इन 2 कंपनीज स्पार्को कंस्ट्रक्शन और बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग को कहा गया कि ये फ्रंट कंपनीज हैं पैरागॉन ग्रुप की, और इस पैरागॉन ग्रुप का ताल्लुक एक वफाकी वजीर से जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है मामला, और ख्वाजा साद रफीक साहब को तलब किया जा चुका है। आप उस एग्रीमेंट को देखें जो आशियाना इकबाल का एग्रीमेंट है, जिसके अंदर दस्तखत हैं स्पार्को कंस्ट्रक्शन, उसके साथ बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग, और ये जो पूरा जॉइंट कंसोर्शियम JV जॉइंट वेंचर है जो इस वक्त ये डील करता है PLDC के साथ आशियाना इकबाल की 3100 कनाल जमीन की, जिन 2 कंपनीज को कहा गया कि फ्रंट कंपनीज हैं इस वक्त ये पैरागॉन सिटी की, और पैरागॉन सिटी का ताल्लुक एक वजीर से है। ये पूरी सूरत हाल आपके सामने रखी और बताया कि नैब एक नहीं 2 बार नैब ने रेड्स की जाकर, और पैरागॉन के दफ्तर पर, साइट ऑफिस पर, चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर पर रेड करके अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हासिल किए। इस एग्रीमेंट में जो अली सज्जाद नामी शख्स है, जिसके शनाख्ती कार्ड भी आपको दिखाया, नदीम जिया साहब जो कि CEO कहा जाता है पैरागॉन के, उनका शनाख्ती कार्ड आपको दिखाया, पूरी सूरत हाल आपके सामने रखी है। लेकिन आज जिस तरह मैंने कहा कि हम FIA की बात भी जरा कर लें, एक और अहम तरीन एग्रीमेंट आपके सामने रखते हैं, और ये एग्रीमेंट ग्रैंड हयात होटल के हवाले से, ग्रैंड हयात के हवाले से है, जो बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अब नैब के पास भी आ चुका है। और ये मैं आपके सामने BNP ग्रुप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU जो हुआ था इन 4 कंपनीज के दरमियान, जिन्होंने कंसोर्शियम बनाया था BNP ग्रुप के नाम से, इसमें भी शामिल अगर कंपनीज के नाम देख लें तो बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल लिमिटेड, नायग्रा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड और बेलहसा इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। बताना जरूरी है कि एक FIR रजिस्टर हुई बाकायदा FIA में, जिसका नंबर है 10/2017, डेट ऑफ आर एंड अकरेंस 2005 है, 2005 में हुआ। 13.5 एकड़ जमीन इस्लामाबाद में CDA के तहत, जो कि जालसाजी करके अगर FIR की डिटेल्स पढ़े तो इसमें लिखा है जी कि होटल टावर बट कंस्ट्रक्टेड लग्जरी अपार्टमेंट, यानी दे वर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट होटल टावर्स बट कंस्ट्रक्टेड लग्जरी अपार्टमेंट्स instead of serviced apartments which were integral part of hotel and not meant for sale. He sold out the luxury apartments to general public illegally in spite of giving clear-cut undertaking to CDA that the apartments are not being sold, and thus extracted billions of rupees by way of cheating and fraud. It has also established that to cover up the land fraud, important record has been removed from CDA files. इसमें CDA के अफसरान, इसमें पैरागॉन सिटी, इसमें जो पूरा ग्रुप है BNP का, उनका जिक्र है कि वो शामिल थे इसमें, या फिर इसमें जिनके खिलाफ FIR कटी उसमें तो नहीं, लेकिन जिक्र है इसमें भी पैरागॉन सिटी का इस पूरे मामले के अंदर। हमने आगे चलकर FIA के रिकॉर्ड से वो सवालनामा भी हासिल किया जो FIA ने नदीम जिया को भेजा पैरागॉन सिटी के हवाले से। ये अहम तरीन डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रखते चले, जिसका टाइटल है रोल ऑफ नदीम जिया CEO पैरागॉन सिटी, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ BNP ग्रुप। ही वाज द वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ कंसोर्शियम BNP ग्रुप। He participated in the bid meeting held on 9/3/2005 as director BNP. एक सवाल ये पूछा गया कि why it was not pointed out by him that Mr. Tawqir Zia was CEO of BNP Group. एक और जगह ये पूछा गया जी कि why he signed the alleged lease deal which was being executed between BNP Private Limited and CDA instead of BNP Group. और फिर he also suggested agreement with China Construction Company for the construction of said building. ये कहा गया जी कि इनको तकरीबन 250 मिलियन तक का in form of cash and apartments worth ₹800 million were also given to MS Pritex Private Limited. इसकी डिटेल्स भी आगे आपको बताएंगे कि Pritex Limited क्या है, लेकिन ये तमाम तफसीलात बताने का मकसद ये है कि ये अहम तरीन केसेस हैं। पैरागॉन सिटी
इसके साथ साथ ग्रैंड हयात वाले मामले में भी मुलव्विस पाई जाती है। मुलव्विस इस तरह से कि मुबैना तौर पे अभी साबित होना है मामलात को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एफआईए के कहते हैं कि एक रोल इनका बनता था। और ये पैरागॉन सिटी आपको नजर आती है हाचीमा वाले मामले के अंदर भी अहम तरीन मामले में, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब यह मामला जेर समात है। इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, एलडीए स्कीम का कल एक जिक्र हुआ था और एलडीए की एक प्राइवेट स्कीम अल हरम का जिक्र हुआ था। अब कहा जा रहा है कि एक नहीं, ऐसी कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिसमें शायद हाचीमा की पार्टनरशिप थी या वो इलीगल थी। और इस सिलसिले में एक खत नैब का आपके सामने रखूंगा जो डीजी एलडीए को लिखा गया और कहा गया कि आप तफसीलात फराहम करें उन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की। और नैब के जो अल्फाज हैं एग्जैक्टली वो आपको डिटेल में इस ब्रेक के बाद बताएंगे भी, क्योंकि नैब ने गुस्से का इजहार किया था इसमें कि आखिरकार क्यों फराहम नहीं की जा रही, और वो फेरिस्त भी आपको दिखाएंगे जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की एलडीए की मौजूद है। इस ब्रेक के बाद आज प्रोग्राम में बहुत कुछ बेनकाब करने को, आशियाना स्कैंडल, हाचीमा, नदीम ज़िया, आखिरकार गठजोड़ क्या है, फ्रंटमैन कौन है, असल किरदार कौन है, पसे पर्दा हकाइक क्या है, इस ब्रेक के बाद होगा बेनकाब। मेरे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, आपके सामने अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एमओयू आपके सामने रखा है। सवाल वहीं का वहीं है जी कि बीएनपी ग्रुप की एमओयू में भी पैरागॉन सिटी नजर आती है, दस्तखत नजर आते हैं नदीम ज़िया साहब के। उधर जाए आशियाना इकबाल में तो वहां उनकी फ्रंट कंपनीज नजर आती हैं। ग्रैंड हयात स्कैंडल की एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट उठाकर देखें, वहां जिक्र होता है 250 मिलियन रुपयों का, 800 मिलियन के अपार्टमेंट्स का। आखिरकार ये क्या गठजोड़, क्या नेक्सस है जिसके तहत पंजाब हुकूमत काम चला रही थी, ये समझ से बाला कर है। मेरे साथ जान अचकज़ई साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा रहे हैं इससे पहले, अब सीनियर सियासी कदावर शख्सियत है और हमें ज्वाइन इलाहाबाद में, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जान साहब। मीर मोहम्मद अली खान साहब माहिर इक्तिसादी उमूर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और मनी ट्रेल और फाइनेंशियल मैकेनिज्म समझने के लिए, क्योंकि ये सारा गेम फ्रंट मैनों का चल रहा है सारा। तो ये फ्रंट मैन कहां से किस तरह पेमेंट निकलेगी, मनी ट्रेल कैसे स्टैब्लिश होगा, ये सवाल इनसे पूछेंगे। राना अजीम साहब सीनियर सहाफी हैं पीएफयू से, सीनियर तर्जनिगार भी हैं। राना साहब, ये आपसे स्टार्ट करते हुए सर, क्या ये मामला पैरागॉन, फिर ये मामला बीएनपी ग्रुप, ग्रैंड हयात, ये सब जगह एक ही शख्सियत, एक ही नाम, उसी के नाम जेरे गर्दिश हो क्या रहा है आखिरकार राना साहब? ये बकायदा एक माफिया है जो इस वक्त आपकी पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद है। और इस माफिया ने यह काम शुरू किया है कि इस वक्त सबसे मजबूत माफिया बनता भी वो है जो लैंड माफिया का काम करे। और इस पार्लियामेंटेरियन माफिया और लैंड माफिया ने मिलकर एक मुश्तरका कारोबार शुरू कर रखा है। लाहौर में आशियाना इकबाल, आशियाना कायदे आजम, पैरागॉन, ये सब कुछ है। और इसी तरह आप देखें कि जिस एफआईआर को आप दिखा रहे हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद में हयात एजेंसी जो एक जगह होटल था, उसका एक मुआहिदा हुआ 2005 में सीडीए से 13.5 एकड़ जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए। अब इस जगह इस मुआहिदे में भी एक कंपनी बनती है जिसका नाम बीएनपी है। इस कंपनी के अंदर 3 नहीं 4 कंपनियां हैं जो इसके हिस्सेदार हैं, और उसमें एक कंपनी जो है ये बिस्मिल्लाह ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, एक मिल हाइसिस इंटरनेशनल है, एक न्यागरा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, और एक कंपनी वही जिसको सारा दिन हम सुनते हैं पैरागॉन इंटरनेशनल। पैरागॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम ज़िया इसमें पार्टनर होते हैं। 25 करोड़ रुपया नदीम ज़िया इसमें लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ अपार्टमेंट बनाए जा सकते थे और ये अपार्टमेंट बनाकर फरोख्त नहीं हो सकते थे, लीज पर दिए जाने थे। हुआ क्या कि ये बना दिए गए, तो इसमें इमरान खान साहब का भी एक अपार्टमेंट है, इसमें पाकिस्तान के कई सियासतदानों के, कई अमरीकी जो शहरी हैं उनके भी इसमें थे। जब ये बन गया तो ये तकरीबन 20 अरब से के करीब जो रुपया जो है इस ग्रुप को इकट्ठा हो गया। और जब इकट्ठा हुआ तो 25 करोड़ के साथ 15 करोड़ रुपया ख्वाजा साद रफी के कार खास पैरागॉन सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है नदीम ज़िया, उनके हवाले करने के लिए कहा गया कि वो उनका हिस्सा बनता था। मगर उसी दौरान में सीडीए ने, एफआईए ने एक इंक्वायरी की, जिसके बाद एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस्लामाबाद में एफआईए एक मुकदमा दर्ज करती है। अच्छा, इस मुकदमे में इस तीनों कंपनियों, बल्कि 4 कंपनियों को बीएनपी ग्रुप है जो, इसको नामजद कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ आपको बताओ इसमें कामना लशारी का नाम भी आता है, बाकी लोगों का भी आता है। मगर इस्लामाबाद में होने वाली एफआईए की इंक्वायरी में कहा जाता है कि ये एफआईए का काम नहीं है। जब ये कहा जाता है एफआईए का काम नहीं है तो ख्वाजा साद रफीक चौधरी निसार के जरिए इस इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करा के लाहौर ले जाते हैं एफआईए के पास।
और वहां पर इतना प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है कि हमें 25 के साथ 15 करोड़ नहीं 1 अरब रुपया चाहिए। और इस प्रेशर इस कदर बढ़ जाता है कि बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल के मालिक और दीगर जो लोग होते हैं उन्हें गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, उनके घरों से फैमिली को उठा लिया जाता है। इसी दौरान में एक एंट्री पड़ती है, वो पड़ती है ख्वाजा आसफ साहब की। फैसला ख्वाजा आसफ के पास जाता है, ख्वाजा आसफ बीच में बैठता है और ये मैं बिल्कुल बता दूं कि ख्वाजा आसफ ने बीच में बैठकर 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो है वो पैरागॉन को दिलवा दिया। जब 1 अरब 10 करोड़ रुपया पैरागॉन के नदीम ज़िया को मिल जाता है तो उसके बावजूद भी नदीम ज़िया जो है अपने 25 करोड़ रुपए के जो शेयर है इसमें उससे विड्रॉ नहीं करता। और आज भी मुकदमा उसी तरह मौजूद रहता है। मैं यहीं पे ये तो आपने बता दिया, ये पूरा ये मामला जो है इस पर जिसका ताल्लुक पैरागॉन से है, लेकिन यहाँ पे ये बता दूं जरूर मीर मोहम्मद अली खान साहब आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर कि सर ये सारा मामला हो इसलिए रहा कि आज चीमा गिरफ्तार हुआ, आज चीमा ने बातें बोलना शुरू करी, आज चीमा की बातें मिलाई जा रही हैं, कहां तक जा रही हैं। मैं ये इसके मामले के अलावा 40 करोड़ रुपए एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में उनकी सरमायाकारी हिस्सेदारी एज DGLDA, और उसके साथ साथ और एक पूरी फेरिस्त है, मैं नैब का खत दिखा रहा हूं जिसमें लिखा गया जी कि नैब ने लिखा कि बीइंग रेगुलेटर ऑफ द हाउसिंग स्कीम इट इज प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द LDA टू चेक ऑल illegal housing schemes which are giving advertisements in print electronic media without any LOC from LDA. However, LDA failed to fulfill its responsibilities. मीर साहब, ये पंजाब हुकूमत बेनकाब होती जा रही है, हर रोज एक नया स्कैंडल आज चीमा की जबान से निकल रहा है और मामला सामने आ रहे हैं। सैफान, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ना कुरानी आयात को छोड़ा, ना मोहसिनान पाकिस्तान को छोड़ा। बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग, आशियाना कायदे आजम, आशियाना इकबाल, ये जो नाम रखे गए हैं क्रेडिबिलिटी को गेन करने के लिए, रिलीजियस और पेट्रियाटिक नेम, अल्लाह हिदायत दे, सिंपली पुट। मगर हो ये रहा है कि देखिए इस वक्त जो अहद चीमा कह रहे हैं ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। मैं एक मशवरा देना चाहूंगा एज अ सीजन बैंकर कि देखें ये चीजें पकड़ना बहुत आसान है। अच्छा। एक दफा जब मनी ट्रांसफर होकर बाहर चली जाती है तो दूसरे ममालिक के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंकिंग के और दूसरे जो कॉर्पोरेट रूल्स होते हैं वो वहां के पहुंचे हुए पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1, कोई मनी ट्रेल का लिंकेज नहीं मिलता क्योंकि आपने हवाले के जरिए यहां से 4 अरब रुपए भेज दिए, वहां जाके बैंकिंग ट्रेल मिलना शुरू होती है और आप सालों सालों तक वो पैसा वापस नहीं लेकर आ सकते। अगर कोई पॉलिटिशियन आपको ये कहता है कि वो पैसा वापस लेकर आ सकता है पावर में आने के बाद, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैंने पिछले 28 साल में मेरे ख्याल में 1 या 2 दफा देखा है कि लूटा हुआ पैसा उस मुल्क में वापस चला जाए। तो हमें एक सर, मैं एक चीज आपसे मीर साहब यहां पूछना चाह रहा हूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सारे मामलात हैं ना, ये BNP वाला मामला, ये तमाम मामलात, ग्रैंड हयात, आशियाना इकबाल, ये तमाम अफराद जो है हमारी इनसे कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं है, ना किसी वजीर से। सही है। सारा मसला ये जी कि हमें यह कि जी इस पे टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल हुआ या क्या हुआ, एक्सेकर, इसमें ये फ्रंटमैन बताए जाते हैं। अब ये स्टैब्लिश करना कि हमारी नैब जराए से जो बात होती है वो कहते हैं कि हमारी इसी पर ही आगे रुकी हुई है या आगे बढ़ रही है तफ्तीश, कि ये स्टैब्लिश कैसे किया जाए कि ये फ्रंटमैन था और उसके लिए क्या बैंकिंग चैनल इस्तेमाल हुआ। आपको लगता है कि एज अ सीजन्ड बैंकर इन लोगों ने बाकायदा चेक साइन करके दिए होंगे, पेमेंट अगर हुई होंगी, क्या हुआ होगा, किस तरह होता है? नहीं, देखिए एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल क्राइम को पकड़ना जो कि कैशलेस क्राइम है, वो ऐसा नहीं हुआ है। ये देखिए उन्होंने कंपनीज रजिस्टर की हैं, SECP के साथ कंपनीज रजिस्टर होंगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, लैंड बिकी होगी तो लैंड के रिकॉर्ड्स होंगे, या कोई फ्रंटमैन होगा जिसको उठाया जाए तो वो खुद उगल देगा, या डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेल जो है वो फोरेंसिक साइंस के, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप कनेक्ट द डॉट्स कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब मैं आपको SECP के आपको फॉर्म 29 है, जो ऑर्डिनेंस का फॉर्म 29 है जिसमें लिस्ट आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सारे, उसमें तो हमें किसी वजीर का नाम नजर नहीं आ रहा। वजीर का नाम तो आएगा ही उसमें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं वो उनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि दोज आर फ्रंटमैन। अब कैसे एस्टैब्लिश होगा कि कौन क्या है? आप उन फ्रंटमैन को उनसे कहें डॉक्यूमेंट सारे लाकर दें कि आया आपने जो पैसा लगाया है वो कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम सब में पहले आप पकड़े। उसके बाद जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे कि वो पैसा निकला भी है, तो अगर किसी के अकाउंट में गया है तो वो जाहिर है किसी वजीर के अकाउंट में तो नहीं गया होगा, किसी मिडलमैन के अकाउंट में गया होगा, वहां से कैश विड्रॉ हुआ होगा तो वजीर को कैश दिया गया होगा। ये जिस तरीके से भी किया गया होगा, आर नैब फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन इज माशाल्लाह वेरी वेरी वेल वर्स्ड
in forensic financial investigation. तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स यहां पर मौजूद हैं. यही चीज अगर फर्ज कीजिए इंग्लैंड में होती तो आपको तो रोज खत लिखकर उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना पड़ता. और अगर 4 डिफरेंट कंपनीज होती और एक कंपनी ट्रस्ट के जरिए ओन की गई होती बलीज के अंदर, तो आपको बलीज को भी खत लिखना पड़ता. इस चीज को तो आप एक मौजूदा समझें कि जो हो रहा है वो विद इन पाकिस्तान हो रहा है और नैब की फुल अथॉरिटी है. किसी को लिखने की जरूरत नहीं है कि प्लीज रिकॉर्ड्स भेज दें किसी दूसरे मुल्क को. वो गए या छापा मारा या रिकॉर्ड्स मंगवा लिए, या सर्च वारंट लिया, जाके कॉन्फिस्केट किया, कंप्यूटर्स को कॉन्फिस्केट किया. इन सब चीजों से 4 गवाहान को बुलाए. देखिए ना, जब एक रिंग होता है फाइनेंशियल क्राइम का तो उसमें कोई ना कोई डील करता है जिसको कहते हैं प्ली बार्गेन. एक बात कहना चाहूंगा मैं, जिसको कहते हैं प्ली बार्गेन. पूरी दुनिया के प्रोसिक्यूटर्स इसी तरह काम करते हैं कि जिसके ऊपर 100% आपको यकीन है कि इसने किया है, उससे आप डील करते हैं कि आपको सजा दी जाएगी. 40 साल के बजाय आपको 6 साल सजा दी जाएगी मिसाल के तौर पे. अब आप सबके लिंकेज बताएं. दैट बिकम्स अ प्रोसिक्यूटर्स विटनेस. पूरी दुनिया में माफिया को भी इसी तरह पकड़ा गया है, फाइनेंशियल क्राइम्स को भी इस तरह पकड़ा गया है. तो हमें कोई व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है. एट दिस पॉइंट जान सकते साहब, क्योंकि ये कितना बदबूदार, माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सिस्टम हो चुका है सर. क्योंकि ये जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, ये शुरफा गुरबा जो बेचारे जमा पूंजी जमा करके हजार रुपए के फॉर्म खरीदते हैं प्रोसेसिंग फीस के, उस पर शहबाज शरीफ साहब अपनी फोटो लगा देते हैं ऐड के ऊपर अखबार पे, कि उससे क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि जी कि सरकार की इस प्रोजेक्ट को सरकार जो है वो बैक कर रही है. ये सरकारी इश्तिहारात छप जाते हैं, लोग पैसा लगा देते हैं, और एक नहीं हजारों की तादाद में 61,000 लोग पैसा लगा देते हैं. आगे ना स्कीम बनती है, फिर चीमा जैसे लोग सामने आते हैं, पता चलता है कि उन्होंने पैसे बनाए और पैसों के ऐसे नहीं अरबों करोड़ रुपए उन्होंने बना दिए, प्रॉपर्टियां बना दी बहनों के नाम पर, कजन्स के नाम पर. जहां साहब ये क्या हो गया सिस्टम को? देखिए, ये मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो हमें समझने की है. करप्शन का जो वाइट कॉलर क्राइम या वाइट कॉलर करप्शन है, उसकी एक जदीद शक्ल बन चुकी है. आप ज़मीन लें या लीज पे लें या ख़रीदें, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आके इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, उसमें 18-19 साल पैसे उसको रिकूप करो, लेकिन इसके लिए NOC है, आप LDA से ले लो, उसके लिए आप और सिफारिश करो, बाकी जो रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट के हवाले से जो परमिशन हैं वो सारे आपको एक ही विंडो के जरिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सारे जो आपके अहम लोग हैं वो इन्वेस्टर्स हैं या वो वहां पे बेनिफिशियरीज हैं अगर इन्वेस्टर्स नहीं है. इसी तरह अगर आप देखें जिनकी भी बिजनेसेस हैं, जो मेन ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने BOT के बुनियाद पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया. हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. किस तरह आप एक प्लाजा को में आप इन्वेस्टर भी हैं, वहां पे यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी भी है, आप LDA के चेयरमैन भी हैं, आप मेंबर भी है CDA के, लेकिन फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट है किसी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी बिल्डिंग में. तो इसमें इसलिए है कि वहां पे अगर आप प्राइम लोकेशन पे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो इन्वेस्टर तो मिल जाएंगे, उन्होंने भी अपना पैसा बनाना है. लेकिन जो सरकार को जिस तरीके से मिसयूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीज, इन टर्म्स ऑफ परमिशन, तमाम वो जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो एक ही विंडो के जरिए करते हैं. इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से PMLN के अक्सर जो है वो पॉलिटिशियंस उन्होंने इस तरीकेकार को अपनाया है. हम देख रहे हैं ये बिजनेस असाइड उनका, तो वो ट्रांसफर और पोस्टिंग में तो पैसे नहीं लेते, लेकिन इस तरीके से हुकूमती जो मिशनरी है उसको मिसयूज करके, जो अथॉरिटी है उसको मिसयूज करके इस तरह स्कैम बनाते हैं. इसके अलावा भी अभी तो जो बाकी हुकूमती प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको नजर आया, आशियाना स्कीम में शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया है, उसमें साद रफीक साहब को भी बुलाया गया है. इसी तरह जो कायद आज़म सोलर प्लांट है उसमें जो सब स्टैंडर्ड सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए, आप सबके सामने आ गए, वो भी एक स्कैम है. यानी आपने उसको जो कीमत है उससे ज्यादा पैसे दिए. आप जो नाम ले रहे हैं साद रफीक, शहबाज शरीफ, आपको लगता है कि आज चीमा ने कोई अगर इलीगल काम किया है तो वो नैब को जो बता रहा है बातें, वो उसके मोबाइल रिकॉर्ड लैपटॉप से जो निकल रहा है, लेकिन ये एस्टैब्लिश कैसे होगा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि तुम ये 3100 कनाल इसको दे दो, या तुम ये इतने 1000 कनाल यहां बेच दो, या ये खरीद लो, या 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दो. अच्छा, मुझे ये सवाल आपसे ब्रेक के बाद जवाब लेना होगा इसका. आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई एम सो सॉरी. इस ब्रेक के बाद आते हैं, जाना साहब इंटरप्ट किया, इस ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं. और एक लिस्ट और है मेरे पास, वो लिस्ट है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट है. वो उस लिस्ट में जो नाम है और कितनी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी है जिनसे रिश्वत ली गई, ऐड दिए गए अखबारात में और कहा गया इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, लेकिन कार्रवाई नहीं, उनसे
पैसा बटोरा गया, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िम अहद चीमा से जो इंकशाफात हो रहे हैं वो इंकशाफात आपके सामने रख रहे हैं। वो पैरागॉन सिटी, उसका ताल्लुक क्या है एक होटल से, जो होटल बनाकर लग्जरी होटल रेजिडेंस की बजाय बना के फ्लैट्स अपार्टमेंट बना के बेचा गया, 5 स्टार होटल के बजाय 13.5 एकड़ जमीन, वहां पर ही पैरागॉन का नाम आता है। उसी तरह से ये नाम हमें आशियाना इकबाल स्कैंडल में नजर आता है और इसीलिए उस गठजोड़ को हम आज प्रोग्राम में बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं और FIA और NAB की जो काविशें या इन्वेस्टिगेशंस है वो सामने रखते हुए मामला को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात पे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके मुताबिक जो ग्रैंड हयात के हवाले से जो पेमेंट्स हुई हैं वो कितनी हुई, जो एलिजिड पेमेंट्स हैं FIA के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जिसमें उन्होंने रोल ऑफ नदीम ज़िया जो डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चनर है बेसिकली, यहां लिखा है जी कि इट इज ऑल्सो एलिजिड बाय अक्यूज्ड अब्दुल हफीज शेख दैट ही पेड एन अमाउंट ऑफ 250 मिलियन यानी 25 करोड़ रुपए कैश एंड 800 मिलियन 80 करोड़ रुपए वर ऑल्सो गिवन टू MS ट्राइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड इन रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये ट्राइटेक्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आप याद रखें, ट्राइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए। इन्होंने कहा जी कि हमने 80 करोड़ रुपए अपार्टमेंट दिए, 25 करोड़ रुपए कैश दिया। ये ट्राइटेक्स लिमिटेड क्या है, इस तक भी हम लोग गए। ट्राइटेक्स लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स, जो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकॉर्पोरेशन नंबर F0176, अगर उसके डायरेक्टर्स पे आप जाएं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए आगे द कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत SCCP में, तो उसके डायरेक्टर्स में जनाब नदीम ज़िया पीरजादा साहब उसके डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर जिनका नाम है जी शमा नदीम, और 2-3 डायरेक्टर्स और हैं। ये ट्राइटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसको 80 करोड़ रुपए के बकौल FIA के इन डॉक्यूमेंट्स के 80 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स और 25 करोड़ रुपए कैश दिया गया। जाना चाहिए साहब, आई वेंट टू अ ब्रेक, आपको उस वक्त इंटरप्ट करके, सर ये क्या हो रहा है आखिरकार, और आपको लगता है कि अब आगे किस पर हाथ जाए, अभी जाएगा शाहिद खान अब्बास साहब की गवर्नमेंट में, या केयर टेकर सेटअप में ये सारी मामला आगे बढ़ेंगे, या अभी रुक जाएंगे यहाँ पर? जान साहब देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह अहद चीमा तोती की तरह बोल रहा है, पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल किया था, मैं क्विकली उस पर बोलूँगा, फिर मैं अहद चीमा के बारे में एक जुमला कहूँगा। शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल ये कि वो ब्यूरोक्रेसी फ्रेंडली ब्यूरोक्रेट्स जो 10 लोग हैं उनके ज़रिए अपना इंतज़ामी अमूर चलाता है, हत्ता कि वो फिर डाउन DPO के तक भी लोगों की इंटरव्यू करता है। तो वो पार्टी को कुछ नहीं समझता है, मैंने MPs इनके सामने गुलाम है, तो ये इनका गवर्नेंस का स्टाइल है। इसलिए अहम जगहों पर ये ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए काम करते हैं, डिलीवर करते हैं। दूसरी अहम बात यह कि अब ये डबल एज स्वॉर्ड स्ट्रेटजी भी है, जब ये धर लिए जाते हैं तो फिर वो तोती की तरह बोल रहे हैं। अहद चीमा का केस हमारे सामने है, वो जो है उन्होंने जो इंकशाफात किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है सब लोगों को यहाँ पे बिठाने का। जितना भी वो कहें कि वो उसमें नहीं है, वो उसकी बहरहाल अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी अहम बात यह कि आशियाना में ऑलरेडी उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो 2 ऑप्शन है। एक ये कि उसको रेफरेंस में बदल दिया जाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनको अरेस्ट करके या उनके रेफरेंस फाइल करके अरेस्ट वारंट जारी किए जाएं। तो ये किसी वक्त भी हो सकता है, ये अभी हो सकता है, ये केयर टेकर के दौरान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल द इंक्वायरी, जिसमें तमाम कड़ियां जो हैं अब मिल रही हैं और इसके ताने बाने मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब अगर नैब ने वाकई जो व्हाइट कॉलर क्राइम की जो एक्सपर्टीज डेवलप की हैं, तो इनमें कोई नहीं बच सकता, क्योंकि PMLN की मॉडस ऑपरेंडाई वो नहीं है जो माजी में रहा है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लें, आप नीचे लेवल पे करप्शन करें। इनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है। जो मेन ठेकेदार हैं उनके 5-6 उन लोगों को आप धर लें, वो आपको बता देंगे कि कौन सा स्विफ्ट अकाउंट किस तरह पैसे बाहर ट्रांसफर करते हैं, तो वो इसके बेनिफिशियरी सबको मालूम है। और ये PMLN में एक आम बात थी कि टॉप जो ठेके हैं वो टॉप लीडरशिप को जाते हैं, फिर सेकंड रैंक की लीडरशिप है उनको ठेके मिलते हैं। ठेके का मतलब है कहीं ना कहीं उसके किकबैक्स हैं, कमीशन है, हम सबको मालूम है, इसमें कोई डकी चुकी भी बात नहीं है। अब नैब का इम्तिहान है कि क्या वो पॉलिटिकल विल उनके पास है, क्या उनके पास एक्सपर्टीज हैं, क्या वाकई पंजाब में जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, जब पूरी आधी रियासत इस वक्त शरीफ खानदान के कब्जे में है, जिसमें आपकी पुलिस है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, FIA है, IB है, और इसी तरह आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, PMNAs हैं,
तो ये पूरी आधी रियासत उनके कब्जे में है। तो क्या इस ऐसी सूरत में नैब के लिए मुमकिन होगा कि इन तमाम लोगों को धड़ जो इस वक्त जो फाइनेंशियल एम्पायर है शरीफ खानदान का, उनको सस्टेन रखने के लिए की फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं? सही। अच्छा, मैं इस फाइनेंशियल एम्पायर में और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये जुमा बाजार है फ्रंटमैन का, जुमा बाजार, इतवार बाजार, मंगल बाजार, जुमरात बाजार, जो बाजार लगते हैं, इतने लोग शायद उस बाजार में नहीं होते होंगे जितने फ्रंटमैन आ रहे हैं हमें इस वक्त। ठेके उठा के देखें, आपको एक एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट, कितने एग्रीमेंट दिखा दिए, सारे फ्रंटमैनों का जुमा बाजार है। अब इसमें सवाल यह कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला मीर मोहम्मद अली खान साहब, और ये लिंक इस्टेब्लिश करना है कि भाई ये तमाम जो मामलात थे ये उनके कहने पर, या ये पेमेंट्स जो हुई या फायदे जो मिले क्या उन तक पहुंचे, या उनके किसी रिश्तेदार तक, या उनके बेटे, या किसी तक भी पहुंचे। सर, नैब किस तरह से ये करे? फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आपकी क्या कहती है? देखिए, 2 किस्म का जुम्मा बाजार है। एक जुम्मा बाजार लगाने वाले हैं और एक जुम्मा बाजार के कारिंदे हैं। कहने का मतलब ये, एक हैं ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे हैं आम आदमी जो उनको फैसिलिटेट या एड और अबेट कर रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट को क्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको पता है कि पूरे हुकूमती apparatus मेरे पीछे खड़ा है मुझे बचाने के लिए। तो वो तो अगर अहद चीमा कुछ खुद से उगल रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल में नैब की खुशकिस्मती है मेरे ख्याल में। तो असल पकड़ने का तरीका जो है वो एक वीकेस्ट लिंक को, 2 या 3, जितना बड़ा जुम्मा बाजार है उतना आसान है एक 2 या 3 वीकेस्ट लिंक्स को पकड़ना। वो वीकेस्ट लिंक का मतलब ये, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन 25, 30, 40 फ्रंटमैन में से मिलेगा वो जो प्रोसिक्यूटर्स विटनेस बनेगा। क्योंकि देखिए, आप पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस हुए ना, या तो बैंक से बैंक ट्रांसफर हुए हैं या कैश विड्रॉ करके किसी मनी चेंजर के जरिए बाहर भेजा गया है। बैंक से बैंक ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं, अगर ये जो नदीम जिया ने 80 करोड़ रुपए लिए हैं और फिर उसके बाद 25 करोड़ रुपए लिए हैं, वो कंपनी के अकाउंट में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस लिए लिए हैं भाई? वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स थे, क्या था? तो यही तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये समझते हैं, अगर बेचारे नैब वाले इस मेहनत करने के बावजूद ये समझते हैं कि ये सॉलिड 100% एविडेंस खुद गैदर कर सकेंगे, मैंने दुनिया के किसी प्रोसिक्यूटर को पूरी एविडेंस खुद से गैदर करते हुए नहीं देखा है। इसके लिए आपको गवाहान की जरूरत है जो क्रैक होकर, जो मुल्जिमान है वो अपने जुर्म की खुद तस्दीक करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि मुझे 20 साल की सजा नहीं 6 साल की सजा दे दी जाए। फिर वो रिकॉर्ड्स भी जो कहते हैं मिसिंग लिंक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो कड़ियां नैब चाह रही है वो कड़ियां उनको मिल जाएंगी। तो मेरा तो सिर्फ यही मशवरा होगा कि अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए किसी को कन्विक्ट करना चाहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी कि जब तक आपके पास 2-4 गवाहान ना हो जो फाइनेंशियल ट्रेल में जो एक मिसिंग गैप आ गया वो भर के देगा। सो पाकिस्तान में जो हम डील्स करते हैं वो छोड़ने की डील करते हैं। छोड़ने की डील कभी ना की जाए। छोड़ने की डील सेंड्स अ बैड मैसेज। आप रिडक्शन इन सेंटेंस, जो पैसे हैं वो तो रिकवर होंगे ही होंगे। ये नहीं कि आपने बिलियन की करप्शन की और 40 करोड़ दे के बाहर निकल जाए, नहीं, आपने बिलियन की, बिलियन भी आप वापस करेंगे, उसके बाद 30 करोड़ पे और फाइन भी लगेगी आपके ऊपर। पैसे के मामले में तो कोई नरमी नहीं हो सकती, नरमी सिर्फ सजा के मामले में हो सकती है। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए आप नहीं वो उस मिसिंग, सिर्फ अकेले फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए और भी चीजें। अच्छा सर, ये जो बात हो रही है इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में राणा साहब, मैं क्योंकि ये जो लिस्ट है जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की, ये बड़ी एस्टॉनिशिंग है। इसमें तो राणा साहब हम ये देखते हैं कि एक अल हरम का जिक्र हुआ है ना कल, तो सर ये तो बहुत पूरी फहरिस्त है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं क्या इसमें? आज चीमा की इन्वेस्टमेंट है, क्या मामला है ये राणा साहब? ये बिल्कुल इसी तरह देखें, ये कल जो हमने एक ब्रेक की थी कि अल हरम सोसाइटी जो है उसको आहद चीमा ने एनओसी दिया, 40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आहद चीमा की उसमें साबित हो चुकी है, जो नैब के पास रिकॉर्ड में मौजूद है। अब उसके बाद लाहौर में 45 ऐसे हाउसिंग कॉलोनियां हैं जिनको एनओसी जिनके पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो हाउसिंग कॉलोनियां आज के दिन तक कायम है। वहां पे प्लॉट सेल हुए और हाउसिंग कॉलोनियों के अंदर बाकायदा एलडीए ने अब तरक्याती काम करवाए, अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए। वो सारा पैसा किस तरह वहां पे लगा, उसके इवज उन कॉलोनी के जो मालकान थे उन्होंने क्या दिया? उन्होंने आहद चीमा को प्लॉट दिए,
आगा चीमा की फैमिली के लोगों को प्लाट दिए, आगा चीमा के फ्रंट्समैन को दिए प्लाट, जिसमें अहमद हसन उनके एक कजन जो एडवोकेट है रिवाज गार्डन लाहौर में रहते हैं, जिसने उन्होंने कहा मेरे पास जो अरबों रुपए की जायदाद है वो आगा चीमा की है। उसने बिल्कुल इकरार किया है और नैब में उसका बयान बकायदा दर्ज है। इसी तरह लाहौर के दो मैंने अपनी खबर में एक हवाला दिया हुआ है, मैं कह देता हूँ, अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर, ये दोनों सगे भाई हैं। जौहर टाउनशिप इस साइड पे एलडीए की जितनी कॉलोनियां रायविंड रोड पे बनी है, इन तमाम कॉलोनियों में ये आहा चीमा के फ्रंटमैन के तौर पर काम करते थे। इसी तरह एक खालिद परवेज जो डीजी एटमन थे वहां पे, वो आहा चीमा के फ्रंटमैन के तौर पे काम करते थे हर कॉलोनी में। उसके बाद हमारे जो पंजाब के सबसे ताकतवर फैमिली है, उसके जो एक दामाद है, उनका प्रॉपर्टी का कारोबार है, वो भी आहा चीमा के साथ पार्टनर है। ये सब चीजें नैब के नोटिस में भी है और नैब ने अपनी कार्रवाई का हिस्सा भी बना रखा है, क्योंकि आहा चीमा जो है वो बकायदा हुकूमत का एक हिस्सा था। वो ये नहीं था कि ब्यूरोक्रेट थे और उसने अपनी ड्यूटी अच्छा राना साहब, एक चीज और मैं इससे पहले कि वाइंड अप करें, सर ये पैरागॉन जिसका हम सुन रहे हैं, इसमें भी बीएनपी में भी इधर उधर एग्रीमेंट है, सर मैंने सुना है पीपल्स पार्टी की भी एक शख्सियत इसमें शामिल है। राना साहब जी, मैं बता देता हूँ जी, पीपल्स पार्टी बिल की शख्सियत शामिल है। साहिबान बलोच, आप ये देखिए, साहिबान एक शख्स का नाम है, ये बड़ा मारूफ एक लाहौर का इन्वेस्टर भी है और प्रॉपर्टी का एक बहुत मारूफ नाम है। इसके जरिए जो है यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम, वो और उनके बेटों ने बाकायदा पैरागॉन में पार्टनरशिप की हुई है, डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ मौजूद है। अच्छा। और इसीलिए जिस वक्त उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की थी तो नदीम ज़िया जो है, जिन्हें आप सब ढूंढ रहे हैं, ये चूंकि लाहौर में श्रीलंका के एजाजी